जिस ब्रांड के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं वो लड़ने वाली, जूझने वाली एक फाइटर की ब्रांड इमेज है उनकी। रजनीकांत बहुत अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने एबीपी लगातार कह रहा है कि 4-5-6% के ऊपर मेरी रेटिंग नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, और तो और छोड़िए, वो प्रचार कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है नहीं आती है, ये एक अलग विषय। कम से कम 35-36 सीटें 42 में से बीजेपी आज अगर लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ में भी होते तो भी इतना जीत के निकाल। आसाम दो हिस्से में जैसे लगता है बंट गया है, एक हिंदू आसाम और एक मुस्लिम आसाम। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। देश का मूड क्या है ये समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, और जिन 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है आने वाले दिनों में, वहां की जनता इस वक्त क्या सोच रही है हमें बताएंगे। यहां पर यशवंत देशमुख मेरे साथ मौजूद हैं, सी वोटर के कर्ता धर्ता संस्थापक। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं बारी बारी से हर राज्य पर आऊंगा यशवंत जी, और दर्शकों को हम बताएंगे भी कि हर राज्य को लेकर क्या प्रोजेक्शन है आप लोगों का। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको बड़ी बातें क्या नजर आ रही हैं? आप लोगों ने जो ये सर्वे किया है, क्या फाइंडिंग है आपकी? देखिए, लगातार हम लोग ट्रैकर कर रहे हैं। पहली बात तो ये सामान्य सर्वे बाकी नहीं है कि एक बार कर लिया और फिर अगली बार करेंगे। हमारा सर्वे रोज़ होता है और आज नहीं, हम 5 साल से 10 साल से लगातार कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल 1 जनवरी से जब हमने ट्रैकर के मोड पे डाला, देखना शुरू किया कि आखिर हालात ऊपर नीचे कैसे जा रहे हैं, तो इतना समझ में आया कि ममता बनर्जी अभी भी पॉपुलर हैं। ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच का जो फासला है वो कम हो रहा है, लेकिन वो फासला कम होने का मतलब ये नहीं कि ममता बनर्जी की सीटें घट रही हैं। फासला कम होने का मतलब ये कि बीजेपी की सीटें बढ़ रही हैं और मुख्य रूप से नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट को वहाँ पर उठाना पड़ रहा है। आसाम में फासला कम हो रहा है दिन पर दिन, बहुत टाइट इलेक्शन वहाँ पे होने की उम्मीद है। केरल में भी, तो आप ये कह सकते हैं कि कांग्रेस ने केरल में और आसाम में ये दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में अपना परफॉर्मेंस बेहतर किया है। तमिलनाडु में परफॉर्मेंस और ख़राब हो गया है, पौंडीचेरी में कांग्रेस का। तो अब वहाँ पे एनडीए को बहुत डिसाइसिव बढ़त मिलने की उम्मीद है, और तमिलनाडु में डीएमके की लीड अकेले जो है वो लगातार बढ़ रही है। अच्छा, मैं पश्चिम बंगाल के बारे में बात करूंगा सबसे पहले, चूंकि सबकी निगाहें पश्चिम बंगाल में है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से वहां पर सत्ता की दौड़ में है, पूरा देश देख रहा है इस चुनाव को। आपका जो ये प्रोजेक्शन है ये कहता है कि टीएमसी को 42.1% वोट मिलता हुआ नजर आ रहा है, और सीट में जब आपने इसे तब्दील किया तो 160, बीजेपी को 37.4, और सीट में जब हम इसे तब्दील कर दें तो 112। कांग्रेस और लेफ्ट की बात की जाए, आईएसएफ बेस में है तो 13% और सीट 22। तो कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अभी टीएमसी बहुत आगे है सबसे। देखिए, टीएमसी अगर आप इसको ऐसे समझें कि बीजेपी को तकरीबन 100 सीटों का फायदा हो रहा है। पिछले चुनाव में केवल 3 सीटें मिली थी, इस बार लग रहा है सैकड़ा पार हो रहा है। तो एक बॉल पार्क मानिए, अगर 100 सीटें बीजेपी को फायदा हो रहा है तो उसमें 50 सीटें टीएमसी के खाते से आ रही हैं और 50 सीटें जो है कांग्रेस लेफ्ट के खाते में आ रही हैं, उनके खाते से। तो टीएमसी पिछले चुनाव में चूंकि 211 सीट जीत चुकी थी, तो उनकी 50 सीटें अगर कम भी हो जाएं तो भी उनका बहुमत बरकरार रहने की उम्मीद है। लेकिन लेफ्ट और कांग्रेस की अगर 50 सीटें गायब हो जाएं तो वो उनकी स्थिति जो है बहुत ही गंभीर होने की हालत में आ जाती है। ऐसा लगता है कि जो उन्होंने आईएसएफ और अपना कांग्रेस और लेफ्ट का जो अलायंस बनाया, उसका कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ग्राउंड पे पड़ता हुआ अभी दिख नहीं रहा है। कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी के बहुत सारे मुस्लिम वोट काट लिए हों और ममता बनर्जी बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई हों। अभी ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। यशवंत जी, एक बात बताएं, जैसे आप ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले जब बातचीत की हम लोगों ने शुरुआत की कि ये फासला जो है टीएमसी और बीजेपी के बीच में वो कम होता जा रहा है, यानी पहले ये बहुत ज़्यादा था, अब कम हो रहा है। क्या ये माने कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी लगातार वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, अमित शाह वहाँ पर सभाएं कर रहे हैं, ये उसका असर है? देखिए, निश्चित तौर पे उसका असर है। कैंडिडेट्स का टिकट विकट बंटने के बाद में भी असर होता है, उसका भी असर है। आईएसएफ के साथ में लेफ्ट और कांग्रेस का जो अलायंस हुआ है उसका भी असर है, क्योंकि आईएसएफ के साथ में लड़ने पे करीब 30-35 सीटों पे जहाँ पर भी आईएसएफ लड़ रहा है, वहाँ पे लेफ्ट और कांग्रेस की जो हिंदू वोटर्स हैं उनका एक और अलग पोलराइजेशन हो रहा है। उसमें से कुछ टीएमसी को जा रहा है, लेकिन बड़ा हिस्सा बीजेपी की ओर भी जा रहा है उसमें। तो ये अपने आप में एक टेंजेंशियल गेन्स भी हो रहे हैं, लेकिन जो फासला कम हो रहा है साथ में उसमें पीएम की रैलीज का निश्चित तौर पे असर है। अमित शाह लगे हुए हैं, जिस तरीके से उन दोनों की मेहनत, और उसके ऊपर तो कतई मेरे ख्याल से देश में बाकी सब चीज़ों पे संदेह किया जा सकता है, लेकिन इन 2 लोगों की मेहनत पे कोई संदेह नहीं किया जा सकता, चुनाव लड़ने की मेहनत पे। और इस पे तो उनके विरोधी भी संदेह नहीं कर सकते, नहीं करते हैं। एक बात लेकिन यहाँ पे ये कहने की बात होगी, जैसे आपको याद होगा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जब हम ट्रैकर कर रहे थे, हम लगातार इस बात को बता रहे थे दर्शकों को कि देखिए, बीजेपी इन तीनों राज्यों में हार रही है और अच्छे से हार रही है।
लेकिन उसमें जब हम लोगों को पूछते हैं कि भाई अगर आज विधानसभा नहीं लोकसभा के चुनाव होंगे तब आप किसको वोट देंगे, तो तीनों ही राज्यों में हमने 2018 में लगातार ये बात बोली थी कि बीजेपी तीनों राज्यों में हारेगी, लेकिन लोकसभा चुनाव 6 महीने के अंदर हैं और बीजेपी इन तीनों राज्यों में स्वीप करेंगी। और क्या हुआ, 25 की 25 राजस्थान, 29 में से 27 मध्य प्रदेश। तो पब्लिक का एक स्प्लिट वोटिंग फिनोमिना आ गया। उसी तरीके से हमने लोकसभा में बोला कि आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर रही है, तीसरे नंबर पे जा सकती है, लेकिन बीजेपी 7-0 जीत रही है। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन के समय में हमने जब पूछा था कि आप विधानसभा में किसको वोट देंगे, तो हमने उसी समय बोल दिया था कि अगर विधानसभा चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी दोबारा जीत गई। पब्लिक का एक स्प्लिट वोट का अपना कॉन्सेप्ट आ गया है। वही हालत अब हो रही है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आती है नहीं आती है ये एक अलग विषय है, लेकिन आज के जो आंकड़े हैं वो ये बता रहे हैं कि अगर ये लोकसभा के चुनाव होते तो बीजेपी, उसी सैंपल ने ये भी बोला जो ममता बनर्जी को सपोर्ट कर रहा है, उसी सैंपल ने ये भी कहा कि अगर लोकसभा के चुनाव होते तो वो बीजेपी को वोट देते। यानी कम से कम 35-36 सीटें 42 में से बीजेपी आज अगर लोकसभा के चुनाव विधानसभा के साथ में भी होते तो भी इतना जीत के निकालते। एक बात बताइए, जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि सीटों के मामले में टीएमसी को आप नुकसान बता रहे हैं पिछली बार की तुलना में पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी आज की तारीख में चंडी पाठ भी कर रही हैं, दुर्गा पाठ कर रही हैं मंच पर, मतलब इतनी धार्मिक कभी वो नजर नहीं आई, खासतौर पे हिंदू धर्म को लेकर उनकी ये जो श्रद्धा है सार्वजनिक तौर पर नहीं दिखी, व्यक्तिगत तौर पर होगी भले। क्या इसका उन्हें कोई फायदा नहीं हो रहा है, सीटें कम क्यों हो रही हैं? मुझे लगता नहीं है कि इस चीज़ का कोई लाभ होगा। ममता बनर्जी के जो अपने वोट हैं, देखिए उसका ब्लॉक बहुत क्लियर है। उनके करीब 40 से 45% का उनका जो कोर वोट है उसमें करीबन 30% जो है वो माइनॉरिटी वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स हैं, और उसके ऊपर 10 से 15% हिंदू वोटर्स हैं। उनको अब ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके बाद में मेरे जो थोड़े बहुत हिंदू वोटर्स हैं वो भी बीजेपी की ओर शिफ्ट होंगे। तो वो अपने आप को एक तरीके से ये सिद्ध करने के लिए कि मैं एंटी हिंदू नहीं हूँ, वो लगातार इस तरह के कैंपेन में जा रही हैं। मुझे लगता नहीं कि उसका बहुत ज़्यादा लाभ उनको होगा। मुझे बल्कि लगता है कि थोड़ा सा वो पैनिक सी कर गई, ऐसा लगता है बीजेपी की पिच पे खेलने की कोशिश। हाँ, और ज़रूरत नहीं है। मतलब उनके सलाहकार प्रशांत किशोर हैं, बहुत नामी गिरामी वो राजनीतिक स्ट्रैटेजिस्ट हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इतना पैनिक करने की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप बीजेपी के पिच पे जाकर के खेलेंगे और बीजेपी अगर स्पिन ट्रैक की माहिर है तो इंग्लैंड की टीम का आपका हाल होगा। आप अगर सीम अच्छा खेलती हैं तो अपने उस पर भरोसा रखिए, आपकी पिच अच्छी है और उस पर अपनी प्रॉपर अपनी तैयारी कीजिए पूरे इसमें। लेकिन एक बात आप ये समझिए कि पूरे देश में अब जो 2014 के बाद से माहौल है, राजनीतिक माहौल, इस देश में प्रो मुस्लिम पार्टी बन करके आप जीत सकते हैं बहुत आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एंटी हिंदू पार्टी के ब्रांडिंग के साथ में अब इस देश में चुनाव जीतना दिन पर दिन दूभर ही होता जाएगा, क्योंकि एकाएक लोगों को ये समझ में आने लगा है कि मेजॉरिटी वोटर अगर पोलराइज होने लगे तो उसकी इलेक्टोरल शक्ति बहुत ज़्यादा होगी जी। तो ये पूरे देश का माहौल अब आपको देख लेंगे, और इसमें केवल ममता बनर्जी को ही देश देने की उसकी ज़रूरत नहीं है। सभी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं चंडी पाठ और दुर्गा पाठ सभी कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी है, हाल के दिनों में जो ममता बनर्जी को चोट लगी उसके बाद ये कहा गया कि एक सहानुभूति वाला फैक्टर उनके साथ जा सकता है। वो खुद जब कोलकाता में गई थी महात्मा गांधी मूर्ति से लेकर हाजरा तक, तो उन्होंने 1990 का जिक्र किया कि हाजरा में मेरे ऊपर हमला हुआ था और 91 में जीत गई थी। एक संदेश वो और उनके लोग देने की कोशिश ये कर रहे हैं कि ये चोट कहीं बीजेपी के लिए महंगा ना पड़ जाए। देखिए, वो चोट के ऊपर विवाद और वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ममता बनर्जी प्लास्टर लगा करके चुनाव लड़ेंगी, उसकी सिंपैथी कितनी मिलेगी ये तो नतीजे बताएंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि पॉजिटिव तरीके से भी उन्होंने जो कदम उठाया उसका उनको लाभ मिल सकता था। मसलन जब उन्होंने तय किया कि वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगी और लड़ाई को सीधे सीधे शुभेंदु अधिकारी के घर में देंगे, ये एक ऐसा निर्णय था जिससे उनकी छवि, जो एक लड़ने वाली जुझारू नेता की छवि थी, वो पुख्ता हुई थी। ये सहज और आसान नहीं है कि आप अपनी बिल्कुल सदी हुई, जहाँ से आराम से आप जीत सकती हैं, उस सीट को छोड़ करके आप एक पॉइंट प्रूव करने के लिए आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ पर लोग डरें। नंदीग्राम के लिए भी कोई सर्वे आपने किया है क्या? देखिए, नंदीग्राम के सर्वे लगातार जो हमारे पास में ट्रैकर के डेटा आ रहा है उसमें ब्रॉडली अभी तक हमको उसमें ममता बनर्जी की लीड दिख रही है। ममता बनर्जी की लीड दिख रही है।
और शुभेंदु अधिकारी बंध गए। मेरा केवल ये मानना है, देखिए कुल जमा ये कि जिस ब्रांड के लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं वो लड़ने वाली, जूझने वाली एक फाइटर की ब्रांड इमेज है उनकी, और उस फाइटर की ब्रांड इमेज पे जब वो नंदीग्राम गई तो उस ब्रांड का इजाफा हुआ, उसका उन्हें लाभ मिला। लेकिन अगर वो प्लास्टर बना करके और उसकी सहानुभूति की या चंडी पाठ और दुर्गा पाठ ये करेंगी तो वो उनकी ब्रांड की कमजोरी को दिखाता है। ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें उनकी स्ट्रेटेजी गलत है। ठीक है, अच्छा कांग्रेस लेफ्ट के लिहाज से इस खेमे पर भी थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। आईएसएफ के आने के बाद भी क्यों नहीं फायदा हो रहा है इस खेमे को? देखिए आईएसएफ एक अनटेस्टेड वो है वेपन है, और आईएसएफ के जो पहले राउंड के टिकट हमने देखे उसमें आधे लगभग टिकट उन्होंने मुसलमानों को नहीं दिए, दलित थे उसमें, आदिवासी थे और भी वो थे, और एक अबूझ सी पहेली जैसा बन के आईएसएफ निकला है। बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, कितने उनको वोट मिलते हैं हमें ये देखना होगा, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आया है कि आईएसएफ के आने से कोई लेफ्ट और कांग्रेस को फ़ायदा हो रहा है ऐसा नहीं दिख रहा है, आईएसएफ को जरूर फ़ायदा हो रहा है। जिस तरह से आसाम में एआईयूडीएफ के साथ में जाने से फ़ायदा मूलतः उसमें एआईयूडीएफ को होता दिख रहा है, कांग्रेस को उतना ज़्यादा फ़ायदा होता हुआ नहीं दिख रहा। आपने असम का जिक्र कर दिया तो मैं अब असम पे आता हूं। दर्शकों को हम बता दें कि जो सी वोटर का ये सर्वे है असम को लेकर ये बता रहा है कि एनडीए का जो वोट शेयर है वो 45% ही आज की तारीख में अगर मतदान हो जाए तो, और स्विंग के लिहाज से देखें तो प्लस 3.1 है, और सीटों में हम जब इसे तब्दील कर रहे हैं तो 69 सीटें 69 सीट्स एनडीए को मिलती हुई नजर आ रही हैं असम में। यूपीए खेमे की बात की जाए तो यहां पर वोट शेयर के लिहाज से 41.1% आंकड़ा पहुंच रहा है, और सीट में जब हम तब्दील करते हैं तो 56 सीटें हो रही हैं। अब इसमें एक थोड़ा सा मुझे विरोधाभास दिख रहा है कि एनडीए का वोट शेयर अगर बढ़ रहा है तो सीट कम क्यों हो जा रही है? क्योंकि वहां पर एआईयूडीएफ और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है, आसाम दो हिस्से में जैसे लगता है बंट गया है, एक हिंदू आसाम और एक मुस्लिम आसाम। एकदम इतना सांप्रदायिक ज़बरदस्त वहाँ पे ध्रुवीकरण हो रखा है इस समय। लोअर आसाम में जहाँ पे एआईयूडीएफ और कांग्रेस का गठबंधन है, जहाँ माइनॉरिटीज़ जो हैं वोटर वो मेजॉरिटी में हैं, वहाँ पे एक तरफा जीत एक तरह से कांग्रेस और एआईयूडीएफ के कैंडिडेट हासिल करना है। लेकिन उसका जो काउंटर पोलराइजेशन है वो सेंट्रल आसाम में और असम आसाम में जो दिखाई दे रहा है, उसमें जो बीजेपी सीटें जीत रही है वो बहुत लंबे मार्जिन से उस पोलराइजेशन में जीत रही है। तो उसके कारण ओवरऑल में भले ही आपको लगे देखने में कि यार ये तो मामला अब धीमे धीमे कांटे का हो रहा है, लेकिन दरअसल वो कांटे का नहीं हो रहा है। दो आसाम के दो हिस्सों में मुकाबला और भी ज़्यादा एक तरफा होता जा रहा है। चाहे एक तरफ अगर कांग्रेस एआईयूडीएफ के पक्ष में एक तरफा हो रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी के पक्ष में। केवल एक रीजन है बोडोलैंड। बोडोलैंड में कांटे की टक्कर हो रही है, उसके अलावा और कहीं पर कांटे की टक्कर दिखती नहीं। एक चीज़ और भी है, एक सर्वे में एक और सवाल आपने पूछा था, उसी से जोड़कर मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। दर्शकों को जरा आप बताइएगा, समझाइएगा। 41% लोगों का ये कहना है सर्वे के मुताबिक कि यूपीए को वोट करेंगे। 36% लोगों को सिर्फ क्यों लगता है फिर कि यूपीए जीतेगी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, हम दो सवाल पूछते हैं, एक तो आप किसको वोट देंगे और आपके हिसाब से चुनाव जीत कौन रहा है। तो चुनाव में जो कांग्रेस को वोट देने वाले उनके समर्थक हैं, उनमें भी एक बड़ा हिस्सा जो कांग्रेस को वोट दे रहा है वो ये मान रहा है कि वोट मैं भले ही कांग्रेस को दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि चुनाव बीजेपी जीतेगी। ये चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग पश्चिम बंगाल में था। पश्चिम बंगाल में ये अभी तक उल्टा चल रहा था। पिछले मतलब 15-20 दिन पहले तक की बात आपको बताऊं, ममता बनर्जी को 5 पॉइंट की लीड वोट शेयर में थी, लेकिन पब्लिक से जब हम पूछ रहे थे कि पश्चिम बंगाल में जीतेगा कौन, तो उल्टा हो जा रहा था। ज़्यादा लोग ये कह रहे थे बीजेपी चुनाव जीतेगी। अच्छा। हाँ, लेकिन अभी पिछले 3 हफ्तों में धीमे धीमे करते अब ये आंकड़े भी उलट गए हैं। अब पश्चिम बंगाल में ज़्यादा लोग ये भी कह रहे हैं कि इस समय की हालत के हिसाब से ममता बनर्जी दोबारा जीत जाएगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है जब आप ये नापते हैं कि परसेप्शन की लड़ाई कौन जीत रहा है, ये विनेबिलिटी, इसका जनता के बीच में माहौल क्या है, लोग क्या कहते हैं कि कौन जीत रहा है। लेकिन एक्चुअल वोट से उसका तालमेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई। अब मैं केरल चलता हूँ। केरल को लेकर जो सी वोटर का ये सर्वे है, जो रायशुमारी की गई, उसके आधार पर नतीजा जो है, एलडीएफ के खाते में 42.4% वोट जाता हुआ दिख रहा है, और सीटों में जब हम इसे कन्वर्ट करें तो 77, और यूडीएफ के खाते में 38.6%, और सीटों के लिहाज से हम देखें तो 62, और एनडीए के खाते में 16.4% वोट जा तो रहा है, लेकिन सीट सिर्फ एक। जी क्यों? सीट केवल इसलिए एक क्योंकि कंसंट्रेटेड वोट नहीं, नंबर एक बात, कैंडिडेट्स का अभाव है।
दूसरी बात। तीसरी बात कि केरल के केस में बीजेपी एक लोकल विनेबल फैक्टर की तरह से अभी दिखाई नहीं दे रही है। तो केरल में चूंकि बाइपोलर लड़ाई है, उसमें एक जिसे कहते हैं थ्रेशोल्ड आपका होता है, 25% वोट के ऊपर अगर आप पाना शुरू करें तो आपके पास में सीटें आनी शुरू होती हैं। वो थ्रेशोल्ड बीजेपी क्रॉस नहीं कर पा रही है। कहीं पर 15%, कहीं 12%, कहीं 10%, कहीं पर 18, 19, 20% तक उनके वोट जाते हैं, लेकिन 20% का आंकड़ा अभी बीजेपी क्रॉस करती हुई दिख नहीं रही है। एलडीएफ अगर वहां पे दोबारा चुनाव जीतती तो ऐतिहासिक होगा। अभी हाँ, वही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि कभी नहीं हुआ ऐसा आज तक। ये बहुत ऐतिहासिक होगा और इसके बहुत ज़्यादा एक ऐसे वक्त में जब हम कह रहे हैं कि पूरे देश भर में वामपंथ का किला ढह रहा है, अगर केरल में ये कर रहे हैं तो ये तो करिश्मा होगा। और 2019 में तो बुरी तरह हार गए थे लेफ्ट वाले लोकसभा में, और नॉर्मल जो पेंडुलम उनके यहाँ चलता है केरल में, उसके हिसाब से कांग्रेस को 2/3 बहुमत के साथ में ये चुनाव जीतना चाहिए था। लेकिन कोविड की क्राइसिस ने एक अपॉर्चुनिटी दे दी वहाँ के मुख्यमंत्री को कि वो अपने खिलाफ बने हुए जनमानस को पूरी तरीके से अपने पक्ष में करे काम करके। तो कोविड की क्राइसिस जो है ये सीपीएम के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह से आई गवर्नेंस के नाम पर, और वहाँ पर भी कम्युनल पोलराइजेशन, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। केरल में सीपीएम, मानिए ना मानिए, वो जिसे कहते हैं ना मानो ना मानो वाला जो रिप्लेस का आता है, केरल में सीपीएम हिंदू पार्टी बन चुकी है और वो हिंदू और क्रिश्चियन मतदाताओं के साथ में वो लड़ रही चुनाव, और वहाँ के हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन में या क्रिश्चियन मुस्लिम पोलराइजेशन में कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। अब हम तमिलनाडु पे आते हैं। तमिलनाडु को लेकर जो आपका सर्वे है वो ये कहता है कि यूपीए के खाते में 46%, सीटों के लिहाज से 177, एनडीए 34.6 और सीटों के लिहाज से 49। सवाल मेरा अलग हटके है। सवाल मेरा ये है कि एक ऐसे राज्य में जहां हमने देखा कि स्टार्स चुनाव जीतते रहे, स्टार के इर्द गिर्द चीज़ें होती रहीं, फिल्म स्टार की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर रजनीकांत या कमल हासन क्यों नहीं चल पा रहे हैं? इसलिए नहीं चल पा रहे हैं, रजनीकांत बहुत अक्लमंद इंसान थे। उन्होंने एबीपी और सी वोटर के सर्वे का ट्रैकर पिछले वाले देखने शुरू किए थे और उन्होंने पाया कि एबीपी लगातार कह रहा है कि 4, 5, 6% के ऊपर मेरी रेटिंग नहीं आ रही है, इसलिए जनता के बीच में शीशा लेकर कराने से बेहतर है कि हम एबीपी की बात माने और हम चुनाव न लड़ें। अक्लमंदी का उन्होंने काम किया, और जो उन्होंने अक्लमंदी दिखाई, आगे पीछे कमल हासन को नहीं मान रहे हैं, वो अपने आप सीख जाएंगे। ये बड़ा बदलाव है तमिलनाडु के उसमें, ये बड़ा बदलाव है। और डीएमके के लिए बड़ी खबर ये है कि एक्चुअली में स्टालिन ने काफ़ी एग्रेसिवली ये चुनाव लड़ा है। 15 साल से उनको करुणानिधि ने ग्रूम किया और वो पूरे एक तरह से कह रहे हैं कि अपने तरीके से पत्ते अब चल रहे हैं स्टालिन, और एग्रेसिवली लड़ रहे हैं। जो एआईएडीएमके में थी कि बात थी कि वहाँ पर कोई नेता उन्होंने जयललिता ने ग्रूम नहीं किया। हालांकि वर्तमान मुख्यमंत्री अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पक्ष में मैं केवल इतना ही कहूँगा कि 10 साल की इनकम्बेंसी है, क्योंकि पिछली बार जयललिता ने बैक टू बैक दूसरा टर्म ऐतिहासिक जीता था। 10 साल की इनकम्बेंसी के बाद में इस समय अगर जयललिता होती जीवित तो वो भी चुनाव नहीं जीतती, तो ये इनकी तो छोड़ ही दिया जाए। अच्छा, पुदुचेरी के बारे में आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं चाहूँगा आप ही बता दें। पुदुचेरी, जनरली लोगों को ये गलतफहमी होती है कि तमिलनाडु और पुदुचेरी एक साथ जाते हैं, ऐसा नहीं है। पिछले ही चुनाव में जयललिता जीती थी और पुदुचेरी में कांग्रेस जीती थी, एनडीए हार गया था पुदुचेरी में, तो ये ऐसा नहीं है। और वैसे ही इस बार भी है, डीएमके कांग्रेस अलायंस तमिलनाडु जीत रहा है, लेकिन बुरी तरीके से अब लग रहा है पुदुचेरी में वो हारने जा रहा है। वहाँ पर बीजेपी एआईएनआरसी का जो अलायंस है, जो एनडीए है, वो इस बार पुदुचेरी में सत्ता पे काबिज होने के पूरे आसार हैं। अच्छा, आपके सर्वे के मुताबिक ये बिल्कुल हो रहा है? बिल्कुल, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भरी पूरी है। इतनी ज़्यादा नाराज़गी किसी मुख्यमंत्री के साथ में सामान्यतः कम दिखाई देती है। बिल्कुल आंकड़े वैसे ही हैं जैसे आपने बिहार में याद होगा, नीतीश कुमार के खिलाफ माहौल बड़ा ज़बरदस्त बन गया था। बिल्कुल। वो भले ही तो मतलब बिहार के 2 बिहार थे, एक बीजेपी लड़ रही थी और जेडीयू लड़ रही थी, और बीजेपी वाले हिस्से से भले ही सरकार बन गई हो, जेडीयू वाले हिस्से से नहीं बनी। मुझे लगता है काफ़ी हद तक वहाँ पे स्थिति वही है कि मुख्यमंत्री चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं, और तो और छोड़िए, वो प्रचार कर रहे हैं, चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनकी चुनाव लड़ने की भी हिम्मत नहीं बन पा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हालत है वहाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यशवंत, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े और दर्शकों को आपने बताया कि इस वक्त इन 5 राज्यों में, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।